कविता बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले अशोक से हो गई थी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अशोक दफ्तर में मार्केटिंग विभाग में वर्कर का काम करता था। महीने के 15 दिन वो दूर पर ही रहता। तनख्वाह भी ठीक ही होती, लेकिन कविता की हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। कविता बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अशोक ने उसे जगाते हुए कहा, क्या बात है कविता, आज बहुत देर तक सोई हुई हो? कविता बोली, अरे जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जाग कर क्या करे? अशोक बोला, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने? कविता बोली, क्या चाहते हैं आप? सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या पैर दबाऊं? अशोक समझ गया कि कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज़ चाहिए होती थी वो इसी तरह का नाटक करने लगती थी। अशोक बोला, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहो जैसे चांद तारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिन से आपको सोने के रिंग के ये बोल रही हो, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल देते हो। अशोक बोला, अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही तो कर पाऊंगा मैं, और अभी मेरा हाथ तंग है। 2-3 महीने रुक जाओ ना, फिर ले दिला दूंगा मैं। कविता बोली, तो फिर मुझसे पूछते क्यों कि क्या चाहिए? जाइए अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। अशोक क्या करता, किसी तरह कर्ज लेकर कविता के लिए रिंग ले आया, लेकिन कविता बहुत ही लालची औरत थी। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इस बीच कविता के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा अमित और प्रिया रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में उसे अमित और प्रिया उतरे तो कविता अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगा कि कविता बोली, वाह कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल है दोनों, काफ़ी अमीर भी लग रहे हैं दोनों, कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरे पति, ना शकल अच्छी और ना ही कमाई। कविता को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आया है तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर अमित से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उनके घर गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अमित ने ही खोला। सामने से अमित को देखकर वो उस पर और भी लट्टू हो गई। कविता बोली, जी वो मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे। अमित बोला, जी अभी देता हूँ। अमित, प्रिया, ओ प्रिया ज़रा कटोरी में चीनी तो ले आना। प्रिया चीनी लेकर आई। अमित ने उसे कविता को देने को कहा। इस बीच कविता की नज़र अमित के घर पर थी। काफ़ी महंगी और एंटी चीज़ों से सजा हुआ था उनका घर। जब प्रिया ने कविता को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नज़र प्रिया के गले में पहने नेकलेस पर गई। उसने अंदाज़ा लगाया कि ये डायमंड का ही होगा। प्रिया और अमित दोनों ने कविता को घर के अंदर आने को कहा तो उसने कहा कि फिर किसी दिन। कविता जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो अशोक की नज़र उस पर पड़ गई। अशोक बोला, अरे घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम पड़ोस में मांग कर क्यों लेकर आई? कविता बोली, ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। धीरे धीरे कविता अमित और प्रिया से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्द ही वो उनका विश्वास जीतने में कायम हो गई। कभी कभी प्रिया किसी काम से बाहर गई होती तो वो प्रिया की गैर हाजिरी में भी अमित के पास चली जाती और उससे घंटे बातें करती। अमित, अरे बस कीजिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही ले लेंगे। कविता बोली, ऐसा मत कहिए अमित, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, एक बार बोलिए तो। अमित बोला, ये आप क्या कह रही है? कविता बोली, अरे आप तो सीरियस हो गए। अब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी इतना अधिकार नहीं है। इनडायरेक्टली वो अमित को कई तरीके से इशारे भी करते हैं
और अपने झूठ प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती है, क्योंकि उसे पता था कि अमित बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी खुशियों को पूरा कर सकता है। लेकिन अमित अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो कामिनी की इन हरकतों को कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, कविता अमित और प्रिया से मिलने उसके घर आई। प्रिया, अरे आइए आइए भाभी, हम आप ही की बात कर रहे थे। कविता बोली, मेरी बात? प्रिया, अरे ये अमित तो हमेशा आपकी बात ही करते रहते हैं। कविता, अच्छा क्या कहते हैं अमित? प्रिया बोली, एक ही आप बहुत अच्छी है, कितनी मज़ेदार बातें करती है। आपके जैसी पड़ोसन मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है। प्रिया के मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर कविता मन ही मन बहुत खुश हो रहती है और उसे लग रहा था कि एक ना एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगा। इस बीच प्रिया के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसलिए प्रिया को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। अमित को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती, इसीलिए उसने शादी के कुछ ही दिन पहले जाने का तय किया था। इधर कविता को जब पता लगा कि प्रिया 20 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है, तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। कविता मन में बोली, यही सही मौका है अमित को फंसाने का। अशोक भी बाहर है और प्रिया भी अपने मायके गई हुई है। प्रिया को मायके गए हुए अभी ही 2 दिन हुए थे कि रात को 9 बजे कविता ने अमित के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अमित ने ज़रा देर से दरवाज़ा खोला। कविता बोली, क्या बात है अमित, बहुत देर कर दी दरवाज़ा खोलने में? अमित बोला, अरे भाभी, वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कविता बोली, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। अमित बोला, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा बात नहीं है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। कविता बोली, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाएं। कविता भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और था। वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने ना सिर्फ खाना बनाया बल्कि अमित को खिलाया भी। अब तो कविता सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। अमित को कविता का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन अमित बोला, कविता भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही है। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, कविता सुबह सुबह अमित के घर आई। अमित को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद ही आती थी। आज तो 7 ही बज रहे थे। कविता बोली, अरे अमित, वो क्या है ना कि आज मेरा शावर खराब हो गया है। बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूँ? अमित ने हामी भर दी। इधर कविता तो किसी और फिराक में थी। उसने अमित के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद वो ज़ोर से चिल्लाई। अमित डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर कविता अचानक से उससे लिपट गई और उसे ज़ोर से पकड़ लिया। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। कविता बहुत देर तक जब उससे लिपटी रही तो अमित को भी अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक अमित को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसीलिए उसने उसे झटके से हटाया। कविता बोली, ओहो सॉरी अमित, वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहाँ से 2 छिपकली बाथरूम में निकल आई। उसे देखकर ही मैं डर गई और ज़ोर से चिल्ला पड़ी। अमित अब भी कविता से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। इधर कविता अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अमित के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें उन दोनों को एक दूसरे को गले से लगा रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें अमित को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली।
उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग छन्ना गया। तभी कविता वहाँ गई। उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। कविता बोली, अमित ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीरें खींच ली है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए उसे नहीं दूंगी तो वो ये तस्वीरें मेरे पति को दिखा देगा। अमित देखो, मैं एक सीधी सादी भारतीय नारी हूँ। मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। अमित को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपए कविता को दे दिए। हालांकि उसे कविता पर रत्ती भर भी शक नहीं था, लेकिन कविता ने एक बार फिर से उससे 5 लाख रुपए मांगे तो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उसे ज़्यादा शक नहीं हुआ। उनके 5 लाख रुपए भी उसे दे दिए। लेकिन जब अमित प्रिया के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो कविता ने फिर से उसे 2 लाख रुपए मांगे। इस बार अमित को लगा कि दाल में कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी हुई थी। अमित ने बहुत सोचा और उसने प्रिया से माफ़ी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दी। प्रिया उसी समय अपने मायके से अमित के पास लौट आई। उस दिन कविता जब शाम को 2 लाख रुपए लेने आई तो उसने प्रिया को देखा। प्रिया को देखकर उसका चेहरा उतर गया। कविता, अरे तुम कब आई? प्रिया बोली। जी भाभी, आई हूँ अभी। उसके बाद प्रिया ने अमित और कविता की सारी तस्वीरें उसे दिखाई और कहा। प्रिया बोली, भाभी आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इन तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है? मैं अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही कविता के होश उड़ गए। उसे अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन ना जाने की बात उनसे कही, लेकिन प्रिया अड़ी रही। आखिरकार कविता टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। प्रिया बोली, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फंसाती है। अरे अशोक भैया में क्या कमी है? वो बेचारा तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच खत्म ही नहीं होता। कविता को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफ़ी मांग ली, लेकिन अमित और प्रिया ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और रहने चले गए।